जब पहली बार एक अंग्रेज अफसर एक छोटे लड़के से हार गया, क्या आप सोच सकते हैं? एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में बैठने की भी इजाजत नहीं थी, जिसे पानी पीने के लिए भी किसी और का इंतजार करना पड़ता था, वही बच्चा एक दिन एक अंग्रेज अफसर के सामने खड़ा होकर ऐसी बात कहता है कि पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए खामोश हो जाता है। और वो अफसर जो खुद को कानून और ताकत का मालिक समझता था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। अगर आपको लगता है कि छोटे लोग बड़े लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकते, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस दौर की, जब वो बाबा साहेब नहीं थे, सिर्फ एक छोटा बच्चा भीमराव थे। साल 1900 के आसपास मध्य प्रदेश का एक छोटा सा इलाका, जहां धूल भरी सड़कें थीं और समाज भेदभाव से भरा हुआ था। भीमराव एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका दिमाग साधारण नहीं था। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो दुनिया को समझना चाहते हो, लेकिन दुनिया उन्हें समझने के लिए तैयार नहीं थी। स्कूल का पहला दिन, बच्चे अंदर बैठे थे, लेकिन भीमराव बाहर दरवाजे के पास एक कोने में बैठाए गए। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। उनके लिए ना बेंच थी, ना किताबों को छूने की आजादी। वो अपना बोरा लेकर आते और उसी पर बैठते पूरा दिन। एक छोटा बच्चा जो सिर्फ पढ़ना चाहता था, उसे हर दिन यह महसूस कराया जाता था कि वो दूसरों से अलग है, लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन स्कूल में एक अंग्रेज अफसर आने वाला था। सब बच्चे तैयार थे, टीचर भी। पूरा माहौल बदल गया था। सफाई, अनुशासन, डर, सब कुछ। अफसर अंदर आया, लंबा कद, सख्त चेहरा। उसकी नजर हर बच्चे पर घूम रही थी। वो सवाल पूछ रहा था और बच्चे डरते डरते जवाब दे रहे थे। तभी उसकी नजर पड़ी एक कोने में बैठे उस बच्चे पर जो बाकी सबसे अलग था। वो था भीमराव। अफसर ने पूछा, तुम वहां क्यों बैठे हो? पूरी क्लास खामोश। टीचर घबरा गए, लेकिन उस छोटे बच्चे ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मुझे अंदर बैठने की इजाजत नहीं है। अफसर चौंक गया। क्यों? अब पूरा माहौल तनाव से भर गया। टीचर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उससे पहले भीमराव ने कहा, क्योंकि मैं उस जाति से हूं जिसे आप लोग अछूत कहते हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा जैसे जम गया। अफसर ने टीचर की तरफ देखा। टीचर नजरें झुका चुके थे, लेकिन जो अगला सवाल आया वो सब कुछ बदलने वाला था। अफसर ने कहा, अगर तुम्हें अंदर बैठने नहीं दिया जाता तो तुम पढ़ते क्यों हो? यह सवाल एक छोटे बच्चे के लिए आसान नहीं था, लेकिन भीमराव ने जो जवाब दिया वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे पता है एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे बाहर नहीं बैठाया जाएगा, बल्कि मैं खुद तय करूंगा कौन अंदर बैठेगा और कौन बाहर। पूरा कमरा सन्न, अफसर खामोश, टीचर हैरान, और बाकी बच्चे कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन उस दिन एक बात साफ हो गई थी, यह बच्चा साधारण नहीं है। यह एक दिन इतिहास बदलेगा। लेकिन क्या यह शुरुआत थी या सिर्फ एक चिंगारी? क्या वो सच में उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे या समाज उन्हें रोक देगा? यह सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था और सिस्टम से टकराने को तैयार था। समय कभी रुकता नहीं। वो छोटा सा बच्चा जो स्कूल के बाहर बैठता था, अब बड़ा हो चुका था। अब वो सिर्फ भीमराव नहीं था, अब वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने अपनी मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई की, ज्ञान हासिल किया, और अब वो वापस भारत लौट चुका था। लेकिन भारत अब भी वही था, वही सोच, वही भेदभाव। बस फर्क इतना था, अब सामने एक पढ़ा लिखा तेज दिमाग वाला इंसान खड़ा था, जिसे चुप कराना अब आसान नहीं था। मुंबई, एक सरकारी दफ्तर, अंदर अंग्रेज अफसर बैठे थे, ऊंची कुर्सी, ठंडी नजर और चेहरे पर घमंड।
कमरे में भारतीय कर्मचारी भी थे, लेकिन सब डरे हुए। कोई सीधे आंख उठाकर बात नहीं करता था, क्योंकि सामने था सिस्टम। और उसी दिन उस दफ्तर में एक नई नियुक्ति हुई। नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे ही वो अंदर आए, कुछ लोगों ने पहचान गए। अरे, ये वही हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं। लेकिन अंग्रेज अफसर के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसने सिर्फ एक चीज देखी, जाति। और फिर उसने वही किया जो हमेशा होता आया था। जब बाबा साहेब अपनी कुर्सी पर बैठे तो चपरासी ने फाइल हाथ में देने के बजाय दूर से फेंक दी, जैसे कोई कूड़ा हो। कमरे में सन्नाटा। सबने देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबको आदत थी। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। बाबा साहेब ने धीरे से फाइल उठाई, धूल झाड़ी और चपरासी की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक चेतावनी थी। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, अगली बार फाइल हाथ में दीजिए। पूरा कमरा हिल गया, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। चपरासी घबरा गया, लेकिन अंग्रेज अफसर ने यह सब देख लिया। उसने अपनी कुर्सी से झुककर कहा, मिस्टर अंबेडकर, आप शायद भूल रहे हैं, यहां नियम हम बनाते हैं। कमरे में तनाव। सबकी नजरें अब सिर्फ दो लोगों पर थीं। एक तरफ था अंग्रेज अफसर, दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अब पहली बार सीधी टक्कर होने वाली थी। अफसर ने आगे कहा, आप चाहे जितनी भी डिग्री लेकर आए हों, यहां आप वही हैं जो समाज आपको मानता है। ये शब्द जहर की तरह थे, लेकिन इस बार कोई चुप रहने वाला नहीं था। बाबा साहेब धीरे से खड़े हुए। कमरे में सन्नाटा। उनकी आवाज गूंजी, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए, मैं यहां आपकी वजह से नहीं हूं, मैं यहां अपनी मेहनत की वजह से हूं। पूरा कमरा हैरान। अफसर का चेहरा सख्त हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत थी। अब असली टकराव बाकी था। और वो टकराव इतना बड़ा होने वाला था कि एक अंग्रेज अफसर पूरी तरह चुप हो जाएगा। लेकिन कैसे? क्या होगा उस दिन? क्या बाबा साहेब सच में उसे जवाब दे पाएंगे, या सिस्टम फिर जीत जाएगा? यह सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जब शब्द तलवार बन गए और घमंड टूट गया। कमरे में सन्नाटा था। एक तरफ अंग्रेज अफसर, दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बीच में पूरा सिस्टम। और आज पहली बार कोई उस सिस्टम को चुनौती दे रहा था। अफसर कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज में घमंड था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, यह भारत नहीं, ब्रिटिश हुकूमत है। यहां नियम हम बनाते हैं। कमरे में बैठे बाकी लोग डरे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोले। लेकिन आज कोई डरने वाला नहीं था। बाबा साहेब ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, नियम हमेशा ताकत से नहीं बनते, नियम न्याय से बनते हैं। पूरा कमरा चौंक गया। अफसर ने गुस्से में कहा, तुम मुझे सिखाओगे न्याय क्या होता है? अब वो पल आ चुका था जिसका इंतजार था। बाबा साहेब एक कदम आगे बढ़े। उनकी आवाज अब और गहरी हो गई, हां, अगर जरूरत पड़ी तो सिखाऊंगा। कमरे में सन्नाटा। कोई हिल नहीं रहा था। सब देख रहे थे। इतिहास बन रहा था। बाबा साहेब ने आगे कहा, आप कहते हैं कि मैं वही हूं जो समाज मुझे मानता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समाज हमेशा सही नहीं होता। और इतिहास गवाह है कि जब भी समाज गलत होता है तो उसे बदलने के लिए एक इंसान ही काफी होता है। अब अफसर की आंखों में गुस्सा नहीं, हैरानी थी। लेकिन बाबा साहेब रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, आपके पास कुर्सी है, आपके पास ताकत है, लेकिन मेरे पास ज्ञान है। और ज्ञान हमेशा ताकत से बड़ा होता है। यह शब्द जैसे हथौड़े की तरह गिरे कमरे में बैठे हर इंसान के दिल पर। अब अफसर पूरी तरह चुप था। वो कुछ बोलना चाहता था,
लेकिन शब्द नहीं थे, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसे उसके ही मैदान में हरा दिया था। ना लड़ाई हुई, ना आवाज ऊंची हुई, फिर भी एक जीत हो चुकी थी, ज्ञान की जीत, आत्मसम्मान की जीत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस जीत का असर अब पूरे दफ्तर में दिखने वाला था। जो लोग कल तक चुप थे, क्या वो अब भी चुप रहेंगे? और क्या ये एक घटना कुछ बड़ा बदलाव ला पाएगी? ये सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिसे चुप कराने की कोशिश हुई, वही आवाज बन गया। कभी कभी जीत सिर्फ शब्दों से नहीं होती, वो असर से होती है। उस दिन उस छोटे से दफ्तर में जो हुआ, वो सिर्फ एक बहस नहीं थी, वो एक शुरुआत थी, एक बदलाव की शुरुआत, जहां पहली बार किसी ने डर के सामने खड़े होकर कहा, बस अब बहुत हुआ। कमरे में बैठे लोग जो सालों से चुप थे, आज उनकी आंखों में कुछ बदल गया था। डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसकी जगह ले रही थी हिम्मत, साहस, आत्मसम्मान। उनमें से एक कर्मचारी धीरे धीरे उठा। उसने बाबा साहेब की तरफ देखा और पहली बार आवाज निकाली, आपने सही कहा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगा। जो लोग कल तक सिर झुकाकर खड़े रहते थे, आज सीधे खड़े थे। और यह सब एक इंसान की वजह से हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उधर, अंग्रेज अफसर जो खुद को सबसे ऊपर समझता था, आज पहली बार चुप था। उसके पास ना कोई जवाब था, ना कोई तर्क, क्योंकि आज उसकी ताकत एक इंसान के ज्ञान के सामने हार गई थी। बाबा साहेब ने धीरे से अपनी फाइल उठाई और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन असल में बहुत कुछ बदल चुका था। उस दिन एक दफ्तर नहीं बदला, एक सोच बदली, एक नजरिया बदला। और सबसे बड़ी बात, लोगों को यह समझ आ गया, अगर आपके पास ज्ञान है तो कोई भी आपको छोटा नहीं बना सकता। अगर आपके अंदर आत्मसम्मान है तो कोई भी आपको झुका नहीं सकता। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। अगर लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो अपने काम से उन्हें जवाब दो। और अगर सिस्टम आपके खिलाफ हो तो उससे डरने के बजाय उसे बदलने की हिम्मत रखो, क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो हालात से लड़ते हैं, ना कि उनसे भागते हैं। एक छोटा बच्चा जो स्कूल के बाहर बैठता था, आज एक ऐसा इंसान बन चुका था जो पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता था। और यही है बाबा साहेब की असली ताकत, ना डर, ना झुकना, सिर्फ आगे बढ़ना। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई इंसाफ की बात करता है, जब कोई बराबरी की बात करता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच जिंदा होती है। द एंड। लेकिन असली कहानी अब आपकी है। जब सबूतों ने हार मान ली, तब एक दिमाग ने इतिहास लिख दिया। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा केस जहां हर सबूत आरोपी के खिलाफ हो, हर गवाह उसके खिलाफ हो और पूरी अदालत को यकीन हो कि अब सिर्फ सजा बाकी है। लेकिन तभी एक ऐसा इंसान खड़ा होता है जिसे उसी अदालत में बैठने तक की इजाजत नहीं थी, और वो सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से पूरे केस की दिशा बदल देता है। अगर नहीं तो आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस दौर की जब उन्हें लोग बैरिस्टर नहीं, चबूतरे वाला वकील कहते थे। मुंबई, साल 1920 के आसपास, सुबह का समय, पुरानी कचहरी, लकड़ी की बेंच, फाइलों की महक और हवा में घुला हुआ अहंकार। अंदर बड़े बड़े वकील बैठे थे, काले कोट, ऊंची आवाजें और चेहरे पर घमंड। तभी दरवाजा धीरे से खुला। एक इंसान अंदर आया, साफ सुथरा कोट, हाथ में फाइल, चेहरे पर शांति। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे ही वो अंदर आए, पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। लेकिन वो शांति सम्मान की नहीं थी, वो थी नफरत की। कुछ वकील फुसफुसाए, ये यहां क्या कर रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की?
एक वकील हंसते हुए बोला, अरे ये वही है ना, चबूतरे वाला बैरिस्टर। और फिर पूरी अदालत में ठहाका गूंज उठा। लेकिन वो इंसान चुप रहा। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, सिर्फ आगे बढ़ा। दीवारों से टकराकर आवाज गूंज रही थी, मेरे बेटे को बचा लो। हर पल फांसी की तारीख करीब आ रही थी और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन उसी समय एक इंसान था जो हार मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह कचहरी के बाहर वही चबूतरा, वही जगह, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वहां भीड़ थी, लोग खड़े थे, सब एक ही बात कर रहे थे। आज वो महार बैरिस्टर केस लड़ने वाला है। देखते हैं क्या करता है। अंदर अदालत में वही पुराने वकील बैठे थे जो पहले हंसते थे, आज भी हंस रहे थे। एक बोला, आज मजा आएगा, देखते हैं ये क्या नया तमाशा करता है। दूसरा बोला, केस तो पहले ही खत्म है, बस टाइम पास होगा। और फिर दरवाजा खुला, अंदर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज भी वही सादगी, लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ और था, आत्मविश्वास, एक गहरा आत्मविश्वास। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। इस बार किसी ने रास्ता नहीं रोका, क्योंकि सबको पता था आज खेल अलग है। जज अपनी कुर्सी पर बैठे, अंग्रेज जज, सख्त चेहरा, ठंडी नजर। उन्होंने केस शुरू किया। सरकारी वकील खड़ा हुआ, उसने लंबी दलील दी, सबूत गिनाए, गवाहों को पेश किया। हर चीज आरोपी के खिलाफ थी। पूरा हॉल एक ही बात सोच रहा था, अब बस फैसला बाकी है। फिर जज ने देखा और कहा, मिस्टर अंबेडकर, आप अपनी दलील पेश करें। पूरा हॉल शांत हो गया। सबकी नजरें एक ही इंसान पर थीं। क्या वो कोई चमत्कार करेंगे या फिर सब खत्म हो जाएगा? बाबा साहेब खड़े हुए, कुछ पल चुप रहे, फिर बहुत शांत आवाज में बोले, मुझे कोई दलील नहीं देनी। पूरा हॉल हैरान, कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर जोरदार हंसी। देखा, कहा था ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा, केस खत्म। लेकिन बाबा साहेब अब भी शांत थे, जैसे उन्हें पता हो कि असली खेल अभी बाकी है। लेकिन वो क्या करने वाले थे? क्यों उन्होंने दलील नहीं दी? क्या ये हार थी या किसी बड़ी जीत की शुरुआत? ये सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब एक लाइन ने मौत को रोक दिया। अदालत में सन्नाटा था। कुछ सेकंड पहले तक जहां हंसी गूंज रही थी, अब वहां खामोशी थी, क्योंकि एक इंसान ने कहा था, मुझे कोई दलील नहीं देनी। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ कहानियां आखिरी पल में बदलती हैं। जज ने अपनी फाइल उठाई और फैसला सुनाना शुरू किया। सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए अदालत आरोपी को दोषी करार देती है। पूरा हॉल शांत। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। मां की चीखें दूर कहीं गूंज रही थीं, और इसलिए जज ने हथौड़ा उठाया। आरोपी को फांसी की सजा दी जाती है। ये शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। सब खत्म, कहानी यहीं खत्म हो जानी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस आरोपी को ले जाने लगी, अचानक एक आवाज गूंजी, रुकिए योर ऑनर। पूरी अदालत हिल गई। सबने मुड़कर देखा। वो खड़े थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी आंखों में अब शांति नहीं, आग थी। जज गुस्से में बोले, मिस्टर अंबेडकर, अब क्या है? बाबा साहेब ने धीरे से कहा, मैं आपके फैसले से सहमत हूं। पूरा हॉल फिर चौंक गया, लेकिन उन्होंने आगे कहा, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई है। जज का चेहरा सख्त हो गया। कैसी गलती? अब पूरा हॉल उनकी तरफ देख रहा था। बाबा साहेब ने कानून की किताब उठाई और बहुत साफ आवाज में बोले, आपने कहा आरोपी को फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि उसे तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। पूरा हॉल जैसे जम गया। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा। जज स्तब्ध, सरकारी वकील हैरान, और बाकी वकील जिन्होंने कभी हंसी उड़ाई थी, आज उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाबा साहेब ने आगे कहा, कानून शब्दों से चलता है और शब्द बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने मौत तक नहीं लिखा
तो सिर्फ लटकाना सजा है, मारना नहीं। अब पूरा हॉल सांस रोककर खड़ा था। जज ने अपनी फाइल देखी, फिर बाबा साहेब को देखा। कुछ सेकंड जो जैसे सालों जैसे लगे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह तर्क सही है। पूरा हॉल हिल गया। तकनीकी आधार पर फांसी की सजा रद्द की जाती है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, सब कुछ बदल गया। जो केस खत्म हो चुका था वो फिर से जिंदा हो गया, और एक जिंदगी मौत के मुंह से वापस आ गई। सेठ जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए, खुशी के आंसू। उसने बाबा साहेब के पैर पकड़ लिए, लेकिन बाबा साहेब ने उसे उठाया और सिर्फ इतना कहा, अपने बेटे जिसे चबूतरे पर बैठाया गया वही न्याय का असली मालिक निकला। कभी कभी एक जीत सिर्फ एक केस नहीं होती, वो पूरे समाज को आईना दिखाती है। अदालत में जो हुआ वो सिर्फ एक फैसला नहीं था, वो एक झटका था उन सभी लोगों के लिए जो सालों से ये सोचते आए थे कि कुछ लोग जन्म से ही नीचे होते हैं। आज उसी अदालत में जहां हंसी गूंजती थी, वहां सन्नाटा था, और उस सन्नाटे के बीच सबकी नजरें थीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। वही वकील जो कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, आज उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक वकील धीरे से उठा, उसके कदम कांप रहे थे। वो बाबा साहेब के पास आया और झुक गया। हाँ, वही इंसान जो कल तक कह रहा था बाहर जाकर बैठो, आज उसी के सामने सिर झुका रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, हमसे गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। बाबा साहेब ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न अहंकार, सिर्फ शांति। उन्होंने धीरे से कहा, आपने मुझे नहीं, ज्ञान को ठुकराया था, और ज्ञान कभी छोटा नहीं होता। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। उस दिन अदालत में बैठे हर इंसान ने एक सच्चाई देखी। इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी सोच और ज्ञान से होती है। उधर सेठ का घर जो कल तक रो रहा था, आज खुशी से भर गया था। मां ने अपने बेटे को गले लगा लिया। आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। सेठ दौड़ता हुआ बाबा साहेब के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, आपने मुझे जिंदगी दे दी, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता। बाबा साहेब मुस्कुराए और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह कानून की ताकत है और हर इंसान को इसका हक है। ये शब्द इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश थे, क्योंकि बाबा साहेब ने कभी अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया, उन्होंने हमेशा उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। वो जानते थे दुनिया में सबसे बड़ा हथियार न पैसा है, न ताकत, बल्कि शिक्षा। और इसी शिक्षा के दम पर उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक इंसान जिसे अदालत के अंदर बैठने नहीं दिया गया, वही अदालत के सबसे बड़े दिमाग के रूप में सामने आया। एक इंसान जिसे समाज ने ठुकराया, वही समाज के लिए उम्मीद बन गया। और यही है बाबा साहेब की असली पहचान। न वो कभी झुके, न कभी रुके, और न कभी टूटे। उन्होंने हमें सिखाया, अगर हालात आपके खिलाफ हों तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात बदल जाएं। अगर लोग आपको छोटा समझें तो अपने काम से उन्हें जवाब दो, और अगर दुनिया आपके खिलाफ हो तो अपने अंदर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाएगी। आज जब भी कोई इंसाफ की बात करता है, जब भी कोई अपने हक के लिए खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वहां बाबा साहेब की सोच जिंदा होती है। यही उनकी असली जीत है। द एंड। लेकिन असली कहानी अब आपकी है। जिसे इंसान नहीं समझा गया, वही इंसानियत का कानून लिख गया। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसे अपने ही देश में छूना पाप माना जाता था, एक ऐसा छात्र जिसे स्कूल में बैठने के लिए जमीन पर बोरा लाना पड़ता था, एक ऐसा इंसान जिसे पढ़ लिख जाने के बाद भी रहने के लिए छत नहीं मिली, और वही इंसान एक दिन पूरे देश को बराबरी सिखाएगा। अगर नहीं तो आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये दर्द है, ये संघर्ष है, ये आग है जो एक इंसान के अंदर जली और करोड़ों लोगों के लिए रोशनी बन गई।
14 अप्रैल 1891, जगह महू। एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी सकपाल, माता भीमाबाई। घर में अनुशासन था, पढ़ाई का माहौल था, लेकिन घर के बाहर दुनिया बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उस बच्चे का जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसे समाज अछूत कहता था। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, जहां छूने से भी लोग अपवित्र हो जाते हैं, और उसी समाज में एक मासूम बच्चा अपने सपनों के साथ बड़ा हो रहा था। जब भीमराव स्कूल गए तो उन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया गया। उन्हें दरवाजे के बाहर बरामदे में बैठाया जाता था। बाकी बच्चे बेंच पर बैठते थे, लेकिन भीमराव एक बोरे पर बैठते थे जो उन्हें घर से लाना पड़ता था, और छुट्टी के बाद उसे वापस ले जाना पड़ता था ताकि स्कूल अपवित्र ना हो जाए। क्या उस छोटे बच्चे को समझ आता होगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसने कभी भगवान से पूछा होगा कि मैं अलग क्यों हूं? लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। गर्मियों का दिन, सूरज आग बरसा रहा था। छोटा भीम प्यास से तड़प रहा था। स्कूल के कोने में पानी का मटका रखा था, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता था क्योंकि वो अछूत था। नियम ये था, चपरासी आएगा, ऊपर से पानी डालेगा और भीमराव नीचे हाथ लगाकर पानी पिएंगे। लेकिन एक दिन चपरासी नहीं आया। पूरा दिन वो बच्चा प्यासा बैठा रहा। गला सूख गया, आंखें भर आईं, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं बोला, कोई नहीं समझा। और उसी दिन एक सवाल उसके अंदर पैदा हुआ, क्या मैं इंसान नहीं हूं? ये सवाल धीरे धीरे एक आग में बदल गया, एक ऐसी आग जो एक दिन पूरे समाज को जला देने वाली थी। लेकिन अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन भीमराव और उनके भाई अपने पिता से मिलने जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर उतरे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जाति बताई, सब बदल गया। नजरें बदल गईं, व्यवहार बदल गया। किसी ने मदद नहीं की। बहुत मुश्किल से एक बैलगाड़ी मिली, लेकिन रास्ते में गाड़ी वाले को सच पता चल गया और उसने उन्हें गाड़ी से उतार दिया। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ता और दो छोटे बच्चे अकेले, ना पानी ना खाना, सिर्फ डर। उस रात उन्होंने सिर्फ रास्ता नहीं तय किया, उन्होंने जिंदगी समझी। उन्होंने समझा कि इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी तय किया, मैं कमजोर नहीं रहूंगा। और यहीं से शुरू हुआ एक सफर, संघर्ष का, जुनून का और बदलाव का। उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बना लिया, दिन रात मेहनत की, क्योंकि उन्हें पता था अगर मुझे बदलना है तो मुझे सबसे आगे जाना होगा। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए, इतना आगे कि एक दिन वो भारत से निकलकर दुनिया देखने पहुंचे। वो गए अमेरिका, जहां पहली बार उन्हें इंसान समझा गया, जहां किसी ने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी, जहां उन्हें उनके ज्ञान से पहचाना गया। और यही अनुभव उनकी सोच को बदल गया। लेकिन उनके दिल में एक ही बात थी, मुझे वापस जाना है और सब कुछ बदलना है। लेकिन क्या वो अकेले ये सब कर पाएंगे? क्या एक इंसान पूरे समाज को बदल सकता है, या फिर उन्हें और भी बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा? ये सब जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब दुनिया ने सम्मान दिया, लेकिन अपने देश ने ठुकरा दिया। कभी कभी इंसान जितना ऊपर जाता है, उतना ही उसे यह एहसास होता है कि उसकी जड़ें कितनी गहरी चोट खा चुकी हैं। एक तरफ वो देश था जहां उसे उसके ज्ञान के लिए सम्मान मिला, और दूसरी तरफ उसका अपना देश, जहां उसे उसके जन्म के कारण ठुकरा दिया गया। ये कहानी आगे बढ़ती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस दौर की, जब उन्होंने दुनिया जीत ली थी, लेकिन अपने देश में उन्हें अभी भी जगह नहीं मिली थी। अमेरिका, जहां उन्होंने पढ़ाई की, जो दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठ चुका है, आज अपने ही देश में सम्मान के लिए तरस रहा है। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए थी, एक साधारण सी जरूरत।
एक छत। उन्होंने शहर में जगह ढूंढी, लेकिन हर जगह उन्हें एक ही जवाब मिला, हम आपको कमरा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। थक हार कर उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और एक पारसी सराय में कमरा लिया। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन सच कब तक छुपता? एक दिन लोगों को पता चल गया कि वो कौन है, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया था। भीड़ इकट्ठा हो गई, लाठियां, गुस्सा, नफरत। उन्होंने दरवाजा घेर लिया और कहा, तुरंत कमरा खाली करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोचिए, एक इंसान जो इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसे इस देश में रहने की जगह नहीं मिल रही। वो अपना सामान लेकर बाहर निकले। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और उनके सपने भी। वो सड़कों पर चलते रहे, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी सहारे के। आखिरकार वो एक पार्क में पहुंचे। एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पहली बार वो टूट गए। वो रोए, फूट फूट कर रोए। उनके आंसू सिर्फ दर्द नहीं थे, वो सवाल थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और खुद से पूछा, अगर मेरे जैसे इंसान को, जिसने इतना कुछ हासिल किया है, अगर उसे भी ये सब सहना पड़ रहा है, तो उन लोगों का क्या होगा जो आज भी गांवों में जी रहे हैं? ये सवाल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस रात वो सिर्फ रोए नहीं, उन्होंने फैसला लिया, अब ये सब खत्म करना होगा। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं उन सब के लिए लड़ूंगा जिन्हें इंसान होने का हक नहीं मिला। और उसी रात एक नया जन्म हुआ, भीमराव का नहीं, बाबा साहेब का। लेकिन क्या एक इंसान पूरे समाज को बदल सकता है? क्या वो इस व्यवस्था को हिला पाएंगे, या फिर उन्हें और भी बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा? ये सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब एक इंसान नहीं, एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कभी कभी आंसू सिर्फ दर्द नहीं होते, कुछ आंसू इतिहास बदलने की ताकत रखते हैं। वो रात जब एक पेड़ के नीचे बैठकर एक इंसान रो रहा था, अब सिर्फ एक याद नहीं थी, वो एक आग बन चुकी थी, और वही आग अब पूरे समाज को जलाने वाली थी। ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक आंदोलन बन चुके थे। उनकी आवाज अब लाखों लोगों की आवाज बन चुकी थी, जो सालों से चुप थे, जो सालों से दबे हुए थे। अब वो जाग चुके थे, और उन्हें जगाने वाला था एक इंसान, बाबा साहेब। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर। उन्होंने एक ही बात कही, अगर तुम्हें जीना है तो अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं देगा, तुम्हें खुद लेना होगा। ये शब्द लोगों के दिल में आग बन गए। जो लोग डरते थे अब खड़े हो गए, जो लोग चुप थे अब बोलने लगे, और यहीं से एक क्रांति शुरू हुई। लेकिन हर क्रांति का एक बड़ा पल होता है, और इस क्रांति का सबसे बड़ा पल अब आने वाला था। साल 1927, जगह महाड़, एक छोटा सा शहर, लेकिन एक बड़ी लड़ाई। वहां एक तालाब था, जवदार तालाब, जहां जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन इंसान नहीं। क्यों? क्योंकि वो दलित थे। सोचिए, पानी जिस पर हर इंसान का हक है, उसे भी छीन लिया गया। लेकिन इस बार कोई चुप रहने वाला नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, आज हम सिर्फ पानी नहीं पिएंगे, आज हम अपना हक लेकर रहेंगे। और फिर हजारों लोग इकट्ठा हुए। हर किसी की आंखों में आग थी, हर दिल में एक ही सवाल, क्या आज हमें हमारा हक मिलेगा? बाबा साहेब आगे बढ़े, हर कदम एक चुनौती, हर सांस एक संघर्ष। लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, धमकियां दी गईं, गुस्सा दिखाया गया, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने पानी लिया और उसी पल इतिहास बदल गया। वो पानी सिर्फ पानी नहीं था, वो आत्मसम्मान था, वो अधिकार था, वो इंसानियत की जीत थी। उस एक घूंट ने सदियों की गुलामी को तोड़ दिया। लेकिन हर जीत के बाद एक बड़ी परीक्षा होती है, और यहां भी वही हुआ। इस घटना के बाद समाज में हड़कंप मच गया, विरोध शुरू हो गया। कुछ लोगों ने गुस्से में आकर हिंसा भी की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
आवाज उठ चुकी थी और अब उसे कोई दबा नहीं सकता था। बाबा साहेब अब सिर्फ एक नाम, एक ऐसा इंसान जिसने अपना दर्द छुपाया नहीं, उसे इतिहास बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक पीने नहीं दिया गया, वो एक दिन पूरे देश के लिए कानून लिखेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे समाज ने बार बार ठुकराया, वही इंसान करोड़ों लोगों की आवाज बन जाएगा? अगर नहीं, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज उनकी जयंती है, लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, एक प्रेरणा है, एक आग है जो हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान इतिहास बदल सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से, नाम भीमराव। एक साधारण परिवार में जन्म, लेकिन जीवन बिल्कुल साधारण नहीं था। जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था। कोई उन्हें छूता नहीं था, और अगर उन्हें पानी पीना होता तो उन्हें इंतजार करना पड़ता था किसी ऐसे इंसान का जो ऊपर से पानी डाल दे। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो सिर्फ इसलिए प्यासा रह जाता था क्योंकि उसका जन्म एक नीची जाति में हुआ। ये दर्द, ये अपमान किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन भीमराव टूटे नहीं। उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने खुद से कहा, एक दिन मैं ये सब बदलूंगा। लेकिन सवाल था कैसे? क्योंकि उस समय समाज पूरी तरह से बटा हुआ था। ऊंच नीच का भेदभाव हर जगह था। लेकिन भीमराव के पास एक चीज थी, जुनून। उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बना लिया। वो घंटों घंटों पढ़ते, दिन रात मेहनत करते, क्योंकि उन्हें पता था अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे सबसे अलग करना होगा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने स्कूल पास किया, फिर कॉलेज गए, और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय बहुत कम लोग कर पाते थे। वो विदेश पढ़ने गए। वो गए अमेरिका, एक नई दुनिया जहां किसी ने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी, जहां उन्हें उनके ज्ञान से पहचाना गया। पहली बार उन्होंने महसूस किया बराबरी क्या होती है, और यही अनुभव उनकी सोच को और मजबूत बना गया। उन्होंने कानून पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, समाज को गहराई से समझा, लेकिन उनके दिल में एक ही बात थी, मुझे वापस जाना है और अपने लोगों के लिए कुछ करना है। और फिर वो भारत लौटे। लेकिन जैसे ही वो वापस आए, उन्हें फिर वही पुरानी सच्चाई मिली, वही भेदभाव, वही अपमान, कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन इस बार वो पहले वाले भीमराव नहीं थे। अब वो तैयार थे। अब वो चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने फैसला किया, अब मैं सिर्फ सहूंगा नहीं, अब मैं बदलूंगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो आगे चलकर पूरे भारत को बदलने वाली थी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें और भी संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्हें बार बार रोका गया, उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि अब ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं थी, ये लाखों लोगों की लड़ाई थी। और यही लड़ाई आगे चलकर एक क्रांति बनने वाली थी। अपमान से उठी आवाज अब आंदोलन बनने वाली थी। कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। और ये कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां दर्द ताकत बन चुका था। ये वही इंसान था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने बचपन में प्यास सही, जिसे स्कूल में अलग बैठाया गया, लेकिन जिसने हार नहीं मानी। अब वो बड़े हो चुके थे, अब वो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लेकिन समाज अभी भी वही था, वही भेदभाव, वही अपमान। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब भीमराव चुप नहीं थे। उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए। उन्होंने लोगों से कहा, अगर हम चुप रहेंगे तो ये अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। उनकी आवाज धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी। जो लोग सालों से दबे हुए थे अब सुनने लगे। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने तय किया, अब सिर्फ बोलना नहीं, कुछ बड़ा करना है। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। गांव गांव गए, शहर शहर गए, हर जगह एक ही बात कही, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया है।
ये शब्द लोगों के दिल में आग बन गए। जो लोग डरते थे अब खड़े होने लगे, जो लोग चुप थे अब बोलने लगे, और यहीं से एक आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन जहां बदलाव होता है वहां विरोध भी होता है। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि समाज बदले। उन्होंने अंबेडकर जी का विरोध किया, उन्हें रोका गया, धमकाया गया, लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि अब ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं। जब एक इंसान नहीं, एक आंदोलन खड़ा हो गया। कभी कभी इतिहास बदलने के लिए एक इंसान ही काफी होता है, लेकिन जब वही इंसान लाखों लोगों की आवाज बन जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो एक आंदोलन बन चुके थे। उनकी आवाज अब हर उस इंसान की आवाज थी जो सालों से दबा हुआ था, जो सालों से अपने हक के लिए तरस रहा था। और अब वो समय आ चुका था जब ये आवाज पूरे देश में गूंजने वाली थी। साल 1927, जगह महाड़, एक छोटा सा शहर, लेकिन बहुत बड़ी कहानी। वहां एक तालाब था जिसका पानी सबके लिए नहीं था। दलितों को वहां से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। सोचिए, पानी जो प्रकृति ने सबको बराबर दिया, उसे भी इंसानों ने बांट दिया। लेकिन इस बार कोई चुप रहने वाला नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, पानी पर सबका हक है। और फिर हजारों लोग इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या आज हमें हमारा हक मिलेगा? अंबेडकर जी आगे बढ़े। हर कदम एक चुनौती, हर सांस एक संघर्ष। लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, लोग उन्हें रोकने लगे, धमकियां दी गईं, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने पानी लिया और उसी पल इतिहास बदल गया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये आत्मसम्मान था, ये अधिकार था, ये इंसानियत की जीत थी। लेकिन हर जीत के बाद एक परीक्षा होती है, और यहां भी वही हुआ। इस घटना के बाद समाज में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने गुस्सा दिखाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आवाज उठ चुकी थी और अब उसे कोई दबा नहीं सकता था। अंबेडकर जी अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आंदोलन बन चुके थे, एक उम्मीद बन चुके थे उन लाखों लोगों के लिए जो सालों से दबे हुए थे। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जो पूरे देश का भविष्य तय करने वाली थी। देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और अब सवाल था, नया भारत कैसा होगा? क्या वही भेदभाव रहेगा या एक नई शुरुआत होगी? और यहीं अंबेडकर जी की सबसे बड़ी भूमिका शुरू होने वाली थी। लेकिन क्या वो उस जिम्मेदारी को निभा पाए? क्या वो अपने सपनों का भारत बना पाए? और क्या वो अपने बचपन के दर्द और समाज के अन्याय का अंत कर पाए? ये सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिसे दुनिया ने रोका, उसने दुनिया को बदल दिया। कभी कभी जिंदगी हमें गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए रोकती है। एक छोटा बच्चा जिसे स्कूल में पानी पीने नहीं दिया गया, एक युवा जिसे ट्रेन और होटल में ठुकराया गया, और वही इंसान अब एक ऐसे मुकाम पर खड़ा था जहां वो पूरे देश का भविष्य लिखने वाला था। ये कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस सफर की जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का सपना बन चुका था। भारत आजाद हो चुका था, हर तरफ जश्न था। लेकिन अंबेडकर जी के मन में एक सवाल था, क्या सच में सब आजाद हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने देखा, आज भी समाज में भेदभाव था, आज भी लोग बराबर नहीं थे। और यही वो पल था जहां उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू हुई। उन्हें भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। सोचिए, जिस इंसान को कभी इंसान नहीं समझा गया, वही अब पूरे देश के लिए कानून लिख रहा था। यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, ये एक जवाब था उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें कभी छोटा समझा था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हर शब्द, हर नियम, सब कुछ बहुत सोच समझकर लिखा। उन्होंने ये सुनिश्चित किया, अब कोई भी इंसान अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा। सब बराबर होंगे, कानून सबके लिए एक जैसा होगा। यह सिर्फ संविधान नहीं था, ये एक नई सोच थी,
एक नया भारत था। लेकिन क्या समाज तुरंत बदल गया? नहीं, कानून बदल सकते हैं, लेकिन सोच बदलने में समय लगता है। और यही बात अंबेडकर जी को अंदर से परेशान करती थी। उन्होंने देखा आज भी लोग जाति के नाम पर बटे हुए हैं। और तभी उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। ये शब्द पूरे देश में गूंज उठे। कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने विरोध किया, लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि उनका लक्ष्य साफ था, इंसान को बराबरी दिलाना। उन्होंने सालों तक अध्ययन किया और आखिरकार उन्हें रास्ता मिला गौतम बुद्ध के विचारों में, जहां न कोई ऊंच नीच थी, न कोई भेदभाव, सिर्फ इंसानियत थी। 14 अक्टूबर 1956। जब पैसे होने के बाद भी उन्हें होटल में रहने नहीं दिया गया। एक इंसान जिसके पास पैसे थे, डिग्री थी, सम्मान था, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, समाज की नजर में बराबरी। और यही वजह थी कि उसे होटल में रहने नहीं दिया गया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। वो समय जब भारत बदल रहा था, लोग पढ़ रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, लेकिन समाज अभी भी पुरानी सोच में जकड़ा हुआ था। और इसी समाज में एक इंसान अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था, भीमराव। वो अब छोटे नहीं थे। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की थी, डिग्रियां हासिल की थी। लोग उन्हें डॉक्टर कहकर बुलाते थे, लेकिन समाज उन्हें अभी भी उनके जन्म से पहचानता था। एक दिन उन्हें एक शहर में रुकना था। रात हो चुकी थी, थकान थी, और उन्हें एक जगह चाहिए थी जहां वो आराम कर सके। उन्होंने एक होटल में जाने का फैसला किया। वो अंदर गए। रिसेप्शन पर खड़े होकर उन्होंने कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। सब कुछ सामान्य था। होटल वाले ने उनसे नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम बताया, और जैसे ही नाम सुना गया, हवा बदल गई, चेहरा बदल गया, नजर बदल गई। और फिर वो शब्द सुनाई दिए, हम आपको कमरा नहीं दे सकते। भीमराव कुछ पल के लिए चुप रहे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्यों? जवाब आया, हमारे यहां आपके लिए जगह नहीं है। सोचिए, एक इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास पैसे हैं, फिर भी उसे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जन्म एक नीची जाति में हुआ। भीमराव ने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैंने पैसे देने हैं, मैं सिर्फ एक रात रुकना चाहता हूं। लेकिन उस समय पैसे से ज्यादा जाति की कीमत थी। होटल वाले ने मना कर दिया। भीमराव बाहर आ गए। रात गहरी हो चुकी थी, सड़क सुनसान थी, और वो अकेले खड़े थे। सोचिए, एक इंसान जिसने दुनिया देखी है, विदेश में पढ़ाई की है, आज अपने ही देश में रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं जगह नहीं है। उस रात उन्होंने बहुत कुछ सोचा। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मेरी सारी पढ़ाई, मेरी सारी मेहनत, मेरी पहचान बदल नहीं सकती? जवाब था, नहीं, क्योंकि समाज अभी भी सोच से बंधा हुआ था। लेकिन उसी रात उन्होंने एक और फैसला लिया। अब यह सब खत्म करना होगा। अब यह लड़ाई और बड़ी होगी। वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने एक इंसान को और ज्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन क्या यह आखिरी बार था? क्या इसके बाद सब बदल गया, या फिर उन्हें और भी अपमान सहना पड़ा? और क्या उन्होंने हार मान ली, या फिर उन्होंने इस दर्द को इतिहास में बदल दिया? ये सब जानकर आपकी रूह